हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल PKY क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग फिर से GK GS प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग आज सेट नंबर 9वां करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, GK GS प्रैक्टिस सेट टॉप 10 क्वेश्चन। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम छोटी सी वीडियो को छोटे से समय में, बहुत ही कम समय में 10 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। क्योंकि आप लोग को दिक्कत भी ना हो, आसानी से कम समय में आप लोग देख सके। आप पूरी तरीक़ा से डिस्कशन के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी ऑप्शन का डिस्कशन ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ। आपको जितनी सारी कॉम्पिटिटिव क्लासेज हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उनमें आपको ये फ़ायदा पहुँचाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। आइए आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1764 ईस्वी, ऑप्शन बी 1526 ईस्वी, ऑप्शन सी 1761 ईस्वी, ऑप्शन डी 1556 ईस्वी। तो आपका आंसर हो जाएगा 1761। तो इतना से तो होगा नहीं, आगे और कुछ इसमें जानकारी ले लेते हैं। आइए देखते हैं क्या चीज़ है। देखिए दोस्तों, ये है, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में। और फिर नीचे देखिएगा, इसको हटाते हैं हम। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो ध्यान से देखिएगा, तो बाबर जो थे, बाबर मुगल वंश के थे, और लोदी जो थे ये दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश के अंतिम शासक थे दोस्तों। और इनमें एक और ख़ास बात है कि इब्राहिम लोदी ही एक ऐसा शासक थे जो कि युद्ध स्थल में ही मारे गए थे। ठीक ना? अब और देख लेते हैं, ये पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात करें, सेकेंड वार की बात करें, तो ये जो हुआ था दोस्तों 1556 ईस्वी में। अब किनके बीच हुआ था, तो हम बता दें आपको कि अकबर vs हेमू। ठीक ना? और पानीपत की तीसरी जो लड़ाई है, देख लीजिए 1761। अभी जो हम लोग जो प्रश्न में था, इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। इसमें अहमद शाह अब्दाली जो थे ये अफगान वंश के थे। ठीक ना? और ये मराठों से युद्ध किए, लेकिन मराठों की हार हो गई। नेक्स्ट देखिए जी, दूसरा क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉन्ग, ऑप्शन बी विलियम गार्ड, ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन डी वर्गीस कुरियन। तो इसका आंसर ध्यान से दीजिएगा दोस्तों। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? आप लोग हो सकता है कि डिस्टर्ब हो जाए इसमें, बट डिस्टर्ब मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा। शब्द किसने दिया पूछा गया है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम गार्ड। ठीक ना? आइए जरा से इसके बारे में जानकारी और ले लेते हैं। देखिए, ये जो है आपको बहुत ही क्या कह सकते हैं कि डिस्कशन, क्वेश्चन से ज़्यादा आपको डिस्कशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक ना? तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, तो आपको समझ में आएगा। आप अब आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक ना? अब आपको हम बताते हैं इसमें। देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1967 से 68 ईस्वी में हुई थी। 1967 से 68 ईस्वी में हुई थी। और दूसरी, दोस्तों ये बहुत ही VVI चीज़ है कि दूसरी हर वक्त बहुत ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, उनको नहीं पता होती है। तो द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1983 से लेकर 1984 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद ध्यान से देखिएगा तो पकड़ में आएगा कि हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड ने दिया था। हम लोग को ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हम लोग आंसर किए थे ना, विलियम गार्ड। उसी तरीक़ा से यही क्वेश्चन था, यहाँ पे हमने इस डिस्कशन में दे रखा है कि हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड ने दिया था। ठीक ना? याद रखिएगा दोस्तों। अगला स्टार में करके लिखा गया कि भारत में हरित क्रांति, ध्यान से देखिएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है।
और यदि विश्व की बात करें दोस्तों तो विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग को माना जाता है। और एक और ऑप्शन में जो था वर्गीस कुरियन, वो जो है श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। किस क्रांति के? श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक ना, तो उम्मीद है समझ में आया होगा इसके बारे में पूरी तरीका से, ध्यान से देखिएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न ये है कि गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? ध्यान से देखिएगा। तो एक और बात बता दें आपको कि गुजरात के जगह कभी कभी इस गुजरात के जगह कभी कभी दमन लिख देता है दोस्तों। क्या लिख देता है? दमन। ठीक ना, दमन लिख देता है, तो इससे घबराइएगा मत। गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोंकण। क्या हो जाएगा? कोंकण। तो और जरा सा आइए हम लोग फिगर के साथ देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये रहा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो है मेरा देख सकते हैं भारत का मैप हमने बना रखा है, ये ठीक है, ठीक ना। तो इसमें जो आपको समझ में आएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दमन है ना, यहाँ पे दमन है ना, और यहाँ पे गोवा। हम लोग का प्रश्न यही था ना कि दमन से गोवा या गुजरात से गोवा के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे पकड़ में आएगा गोवा, कोंकण तट। क्या? कोंकण तट। ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो गुजरात से गोवा तक फैला है। पूछ सकता है गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कोंकण। आगे बढ़िए, गोवा से मंगलुरु, ये जो मंगलुरु जो है ना, मंगलुरु जो है ना, ये कर्नाटक। क्या? कर्नाटक। ठीक ना, कर्नाटक में। तो इस क्षेत्र के बीच को क्या कहते हैं? तो केनरा तट। क्या बोलते हैं? केनरा तट। समझ में आया? आगे और देखिए, ये मंगलुरु है, और मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी के बीच के तट को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है मालाबार तट। क्या है? मालाबार तट। ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों। इसके आगे जो है वो क्या है कि कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा के बीच, यहाँ पे कृष्णा डेल्टा आ जाता है, कृष्णा नदी है ना, यहाँ से ऐसे निकल रहा है, तो कृष्णा डेल्टा से लेकर और कन्याकुमारी के बीच को कोरोमंडल का तट कहा जाता है। समझ में आया? और फिर यहाँ से भी आगे चल सकते हैं, तो कृष्णा डेल्टा से महानदी डेल्टा तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उत्तरी सरकार। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो आप लोग बहुत ही आसानी से, हम दोस्तों आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि कंटेंट्स दे सकें। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन कि फ्रांस की सरकार ने पांडिचेरी को भारत को कब सौंप दिया? आपको पता होगा कि बहुत पहले हम लोग में कहीं पुर्तगाली जो थे गोवा को छोड़कर गए, उसी तरीक़ा से फ्रांसीसी जो थे पांडिचेरी को छोड़कर गए। ठीक ना। तो कब पांडिचेरी को फ्रांसीसी सरकार यानी फ्रांस की सरकार ने कब सौंप दिया था भारत सरकार को? तो इसका आंसर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, कुछ और इसमें जानकारी हम दे सकते हैं, आइए देख लीजिए यहाँ पे कि नवंबर 1954 इसमें फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियाँ, ध्यान से देखिए, किसको पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर, केरिकल भारत को सौंप दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि समता या समानता का अधिकार कितने अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो दोस्तों ध्यान से देखिए, ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 25 से 28। तो ध्यान से देखिएगा, अब हम कुछ और समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 14 से 18 तक के जो अनुच्छेद है, इसी अनुच्छेद के तहत समता और समानता का अधिकार रखा गया है। तो इससे जुड़ी बहुत ही वीवीआई पॉइंट हमने ले रखा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आइए देख लेते हैं, ये रहा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक ना, हम रुक जाते हैं, थोड़ा सा देर हो गया।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए समझते हैं क्या है। देखिए, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद कितना से? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30। और लास्ट जो आखिरी है दोस्तों, ये है संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद कितना? 32। यही एक अनुच्छेद 32 जो है, इसी अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। संप्रीति एक सैन्य अभ्यास है। संप्रीति एक सैन्य अभ्यास है, किसके किसके बीच ये होती है? ये जानकारी आप लोग की होगी, नहीं है तो जरा जान लीजिए। भारत अमेरिका, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत चीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति सैन्य अभ्यास होता है। नेक्स्ट देखिए, ये है 1 न्यूटन इक्वल टू व्हाट, यानी कि 1 न्यूटन में कितना होता है? तो ऑप्शन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए है 10 के पावर 5 डाइन। ऑप्शन बी है 10 के पावर 4 डाइन। ऑप्शन सी है 10 के पावर 6 डाइन। ऑप्शन डी है 10 के पावर 7 डाइन। तो ध्यान से पहले समझिएगा। तो पूछता है कभी कभी न्यूटन का मात्रक डाइन होता है, यानी कि बल का मात्रक। तो ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 7वां का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है तो ठीक। देखिए, एक और बात बताने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो आपको पता होगा, पहले ये चीज़ जान लीजिए कि बल का एसआई मात्रक क्या होती है, पूछेगा आपसे तो आप बता दीजिएगा न्यूटन, ठीक ना, न्यूटन, ठीक है। यदि सीजीएस मात्रक में पूछे तो आप आंसर क्या कीजिएगा? डाइन। वही चीज़ पूछता है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 10 के पावर 5 डाइन। कभी कभी दोस्तों बोलेगा 1 न्यूटन में, तो कितना आप दीजिएगा आंसर कि 10 के पावर 5 डाइन, 10 के पावर 5 डाइन। लेकिन कभी कभी आपसे 1 डाइन पूछ देगा, 1 डाइन कितना, तो यही चीज़ वह 10 के पावर माइनस में 5 होता है, 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन हो जाता है, ठीक ना। आगे देखिए, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए हो गया पाउली, ऑप्शन बी हाइजेनबर्ग, ऑप्शन सी हुंड, ऑप्शन डी मेंडल। तो हाइजेनबर्ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस उपकरण के द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन ए डायनेमो, ऑप्शन बी माइक्रोफोन, ऑप्शन सी लाउड स्पीकर, ऑप्शन डी विद्युत मोटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डायनेमो। डायनेमो का मतलब क्या समझते हैं? जनरेटर, जनरेटर समझते हैं ना, वही चीज़ है। इसके बाद ऑप्शन जो बी देख रहे हैं दोस्तों, ये माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन कभी कभी पूछ देता है कि ये किस में चेंज करता है, तो ध्यान से देखिएगा। माइक्रोफोन यानी क्या? हम लोग बात करने वाला जो मोबाइल फ़ोन होता है वो माइक्रोफोन। तो हम लोग बोलते हैं ना, पहले ऐसे बोलेंगे ना, तो बोलेंगे तो क्या दिखेगा? आवाज़ निकलेगा, यानी कि ध्वनि ऊर्जा दे रहे हैं आप, फिर वो विद्युत ऊर्जा में चेंज होकर के कहीं और चला जा रहा है, यानी कि ध्वनि ऊर्जा को, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर रहा है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर रहा है। ध्यान से फिर से सुनिएगा, माइक्रोफोन किस में चेंज करेगा? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फिर वहीं लाउड स्पीकर जो डीजे कहलाता है, वो क्या है कि पहले उसमें लाइन देते हैं, नहीं विद्युत देते हैं, फिर उसमें से आवाज़ निकलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक ना। और फिर वहीं जो विद्युत मोटर दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं
कि जैसे हम लोग जो पंखा चलती है, हम लोग पंखा लगाते हैं, उसमें विद्युत मोटर लगाते हैं ना, मोटर। तो मोटर वो जो है पहले उसमें लाइन देते हैं, नहीं करंट देते हैं, विद्युत देते हैं, तो विद्युत ऊर्जा देंगे, फिर उसके बाद उसमें से क्या निकलती है, यांत्रिक निकलता है, नहीं कि डरना पंखा जो है ना नाचने लगता है, मतलब घूमने लगता है। और नाचने का आप लोग सेंस दूसरा मत निकालिएगा दोस्तों, घूमने लगता है। तो पहले विद्युत देंगे, फिर उसमें घूमना स्टार्ट हो जाती है। तो उम्मीद है ये प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। 10वां प्रश्न हम लोग का ये है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए, ए 8.4, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 6.4, ऑप्शन डी 2.4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट जितनी सारी ऑप्शन है उसको ज़रा से देख लेते हैं दोस्तों। ए जो है 8.4 जो है, ये है जो समुद्री जल, समुद्री जल, ठीक ना। फिर है, ये तो आप समझ गए पीएच मान रक्त का है 7.4। 6.4 जो है ये दूध का है, किसका, दूध का। और जो ये 2.4 दिख रहा है आपको, ये सिरका का है। ठीक है, और इसके बारे में जानकारी, रक्त के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये है, देखिए, मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड। ठीक है, मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल का मतलब जानते ही हैं। फिर आगे है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। लगभग मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। इसका मतलब क्या समझते हैं, जो आपका जितना भार होगा, 50 केजी है, 60 केजी है, उसका 7% आप निकाल दीजिएगा, तो जो जितना आएगा उतना ही आपके शरीर में लगभग अप्रॉक्स आपके ब्लड, शरीर में ब्लड होता है। आगे है जो रक्त एक क्षारीय विलयन है, रक्त एक क्षारीय विलयन, आपको पता होगा कि अम्लीय और क्षारीय। फिर एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है, कितना, 5 से 6 लीटर रक्त होता है। और महिलाओं में पुरुषों के तुलना में, महिला में जो होती है पुरुष के तुलना में, पुरुष में यदि 10 लीटर है तो उसमें आधा लीटर कम होगा। तो दोस्तों ये रहा हम लोगों का आज का 10 प्रश्न, बहुत ही बेहद मज़ेदार रहा दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों पूरी वीडियो को देखिए और कितना आपने सही किया वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।